नमस्कार प्यारे कृषि के शेर शेरनियों, कैसे हो आप सब। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने वो हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज की है, आज क्लास सेकंड है, वो रहने वाली है। एक क्लास है वो अपने हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस सीरीज है उसकी हो गई है, और आज की क्लास है वो सेकंड है, वो रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सोइल साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम के अंदर आए हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उनकी है वो क्लासेस डेली यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर है वो अपलोड की जाती है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है ये वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, और अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग हेतु उत्तरदायी लाइकोपिन का निर्माण कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। पहला तो अपन को यह चीज ध्यान रखनी है कि टमाटर में लाल रंग हेतु उत्तरदायी जो लाइकोपिन होता है, उत्तरदायी वर्णक होता है, वो कौन सा होता है, लाइकोपिन होता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि टमाटर में लाल रंग, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है स्टूडेंट्स। तो टमाटर में लाल रंग होता है वो अपने लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन, जो लाइकोपिन नामक वर्णक होता है उसके कारण है वो टमाटर में लाल रंग होता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि लाइकोपिन निर्माण के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं लाइकोपिन निर्माण के लिए कि कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, तो लाइकोपिन निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए वो स्टूडेंट्स 21 से 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना चाहिए, लाइकोपिन निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए वो कितना चाहिए, 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और अगर पूछे कि सर्वाधिक किस तापमान पर है वो लाइकोपिन का निर्माण होता है, तो सर्वाधिक लाइकोपिन का निर्माण होता है स्टूडेंट्स वो होता है अपने 24 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर होता है, 24 डिग्री सेल्सियस पर है वो सर्वाधिक लाइकोपिन का निर्माण होता है, और 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर लाइकोपिन का निर्माण है वो होता है। उसके अलावा अपन बात करें कि टमाटर की जो सामान्य वृद्धि होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। तो टमाटर की सामान्य वृद्धि होती है वो होती है, सामान्य वृद्धि की मैं बात करूं अगर, टमाटर की सामान्य वृद्धि, कि टमाटर की जो सामान्य ग्रोथ होती है, सामान्य वृद्धि यहाँ पर अपन कह सकते हैं खेती के लिए है वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। तो टमाटर की खेती के लिए जो तापमान की आवश्यकता रहती है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहती है। कितनी रहती है स्टूडेंट्स, ये भी अपन को ध्यान रखना है कि टमाटर की सामान्य खेती के लिए अपन को 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो टमाटर है वो उसके जो लाइकोपिन का निर्माण होता है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 24 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक लाइकोपिन का निर्माण होता है। तो लाइकोपिन का निर्माण है वो बंद कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर मैं बात करूं लाइकोपिन के निर्माण के बंद होने के कि बंद कितने डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर तापमान जाएगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाने पर लाइकोपिन का निर्माण है वो टमाटर में बंद हो जाएगा। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। तो अपना पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अपना है पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया यानी इंडिया जो प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी अगर अपन को यहाँ पर बात करनी है, भारतीय प्रायद्वीप की अपन को बात करनी है कि भारतीय प्रायद्वीप में कौन सा फल अर्ध जंगली अवस्था के रूप में बेकार भूमि में उगाया जाता है। अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा फल है जो अर्ध जंगली रूप में उगाया जाता है, बेकार भूमि पर उगाया जाता है, जो बंजर भूमि होती है वहां पर उगाया जाता है। और भारत के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का एक है जो मुख्य स्रोत है। और अपन बात करें तो भारत के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का मुख्य स्रोत है भारत का है, यहाँ से वो निर्यात किया जाता है। तो जो काजू फल होता है अपना, कौन सा फल, काजू फल होता है। काजू फल है ये सामान्यतः पेनिनसुलर इंडिया या जो भारतीय प्रायद्वीप है उनमें उगाए जाने वाला अर्ध जंगली अवस्था में और बंजर भूमि पर उगाया जाता है। तो जो है विदेशों में इसका निर्यात करके अपन है विदेशों में विदेशी मुद्रा कमाने का एक मुख्य स्रोत है। उसके अलावा मैं बात करूं काजू की, तो काजू का वैज्ञानिक नाम होता है स्टूडेंट्स वो होता है पेनाकार्डियम, पेनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, काजू के अगर मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो वैज्ञानिक नाम होता है पेनाकार्डियम। यह भी अपन को ध्यान रखना है, पेनाकार्डियम
पेनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम। क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेंटम। जो सीयूटी का एग्जाम है उसमें है वो पूछ सकते हैं काजू का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम। और मैं इसकी फैमिली की बात करूं तो काजू है वो है आम फैमिली से रिलेटेड है, एनाकार्डियेसी फैमिली से रिलेटेड है। कौन सा फैमिली है? फैमिली की बात करूं तो इसके फैमिली है वो है एनाकार्डियेसी फैमिली। काजू की फैमिली भी अपन को ध्यान रखनी, एनाकार्डियेसी है, एनाकार्डियेसी। काजू की फैमिली कौन सी है स्टूडेंट? काजू की फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है और इसका वैज्ञानिक नाम है पेनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम। और जो काजू है वो अर्ध जंगली अवस्था में बेकार भूमि पर उगाया जाता है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया में उगाया जाता है, सामान्यतः प्रायद्वीपीय भारत में, और यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक मुख्य स्रोत है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो अगला क्वेश्चन है कि नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग की जाती है। नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब होता है जब अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं पौधों के अंदर, क्या करते हैं अपन? ग्रेडिंग का मतलब होता है अपन जब भारत के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो सामान्य तो उम्र की अवस्था पर कर लेते हैं। जैसे फल वृक्ष है तो फल वृक्ष की ट्रांसप्लांटिंग है वो अपन, पौध प्रतिरोपण है वो अपन 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में कर लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फूलों की तो फूलों की अपन जो पौध प्रतिरोपण है वो सामान्यतः 3 से 4 सप्ताह बाद में है वो कर लेते हैं। लेकिन विदेशों के अंदर जो पौध प्रतिरोपण करते हैं, ये ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, वो करते हैं किसी भी तने की मोटाई व ऊंचाई दोनों के आधार पर है वो की जाती है। तो ग्रेडिंग कब की जाती है? तने की मोटाई और ऊंचाई दोनों से है वो की जाती है। सामान्य तो तने की मोटाई से है वो ग्रेडिंग करते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर तने की मोटाई और ऊंचाई दोनों से है वो बतानी है कि ट्रांसप्लांटिंग ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग में बात करूं तो विदेशों में ट्रांसप्लांटिंग, विदेशों में ट्रांसप्लांटिंग तने की मोटाई के आधार पर की जाती है, मोटाई के आधार पर की जाती है। जो विदेशों में है वो अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौध प्रतिरोपण करते हैं, वो तने की मोटाई के आधार पर करते हैं। इसलिए क्या है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग बोलते हैं। तो ग्रेडिंग की जाती है पौधों में तने की मोटाई और ऊंचाई दोनों से है वो ग्रेडिंग की जाती है। उसके अलावा अपन बात करें इंडिया की तो इंडिया में अपने सामान्य फल वृक्ष जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो कब करते हैं स्टूडेंट्स? तो फल वृक्ष की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं अपन 1 से 1.5 वर्ष में। लेकिन इसका एक अपवाद है वो है पपीता, जिसमें 45 से 60 दिन में करते हैं। अगर मैं बात करूं फल वृक्ष की ट्रांसप्लांटिंग, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? फल वृक्ष की ट्रांसप्लांटिंग, यहाँ जिसको अपन पौध प्रतिरोपण बोलते हैं, पौध प्रतिरोपण। फल वृक्ष की अगर मैं पौध प्रतिरोपण की बात करूं तो ये करते हैं अपन 1 से 1.5 वर्ष में। कब करते हैं स्टूडेंट्स? 1 से 1.5 वर्ष बाद कर लेते हैं। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद कौन सा है स्टूडेंट्स? अपवाद अपन को ध्यान रखना है, कैरिका पपाया पपीता। कौन सा है अपवाद स्टूडेंट्स? कैरिका पपीता या पपाया है, जिसमें अपन 45 से 60 दिन की अवस्था पर करते हैं। पपीता हम कब करते हैं? 45 to 60 डेज, 45 से 60 दिन की अवस्था में, यानी कि अपन लगभग 1.5 से 2 माह में वो क्या करते हैं? इसमें ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं सब्जियों की तो सब्जियों में अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो 4 से 5 सप्ताह बाद करते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, प्याज, जिसमें अपन 6 से 8 सप्ताह बाद करते हैं। अगर मैं सब्जियों की ट्रांसप्लांटिंग की बात करूं स्टूडेंट्स, सब्जियों में ट्रांसप्लांटिंग अपन कब करते हैं? तो स्टूडेंट सब्जियों में अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो 4 से 5 सप्ताह बाद में करते हैं। कब करते हैं? 4 से 5 सप्ताह बाद में करते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, प्याज, जो एलियम सेपा होता है, प्याज होता है, प्याज में अपन जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो लगभग 6 से 8 सप्ताह बाद करते हैं। कब करते हैं स्टूडेंट्स? 6 से 8 सप्ताह बाद। तो ये अपन को है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि फल वृक्षों में ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? सामान्यतः 1 से 1.5 वर्ष बाद में करते हैं। अपवाद अपन को ध्यान रखना है पपीता, जिसमें अपन 45 से 60 दिन बाद में करते हैं, लगभग 1.5 से 2 माह बाद। उसके अलावा अपन को सब्जियों का ध्यान रखना है। सब्जियों में अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो 4 से 5 सप्ताह बाद में करते हैं। तथा और अपन बात करें कि इसका अपवाद है वो है प्याज, जिसमें 6 से 8 सप्ताह बाद में करते हैं। ग्रेडिंग का अपन को ध्यान रखना कि विदेशों में जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है वो तने की मोटाई के आधार पर की जाती है, जिसको अपन है वो ग्रेडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की नर्सरी से पौधे निकालने से पूर्व सिंचाई की जाती है।
जो अपन नर्सरी है, नर्सरी से जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए जब नर्सरी से अपन पौधे निकालते हैं तो पौधे निकालने से पूर्व सिंचाई की जाती है। उसका क्या कारण है? सिंचाई करते हैं ताकि वो जो जड़ें होती है वो टूटे नहीं, जड़ें टूटे नहीं, इसलिए अपन करते हैं। तो इसमें अपना ऑप्शन रहने वाला है ये तीसरा ऑप्शन है वो सही रहने वाला है कि पौधों की जड़ें है वो टूटेगी नहीं, इसलिए अपन है वो नर्सरी में क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने शायद पढ़ा था कि फूल गोभी में विटेपल रोग होता है। विटेपल एक फिजिकल डिसऑर्डर होती है। विटेपल जो होता है, विटेपल ये किसके कारण होता है? तो विटेपल होता है वो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? जो मोलिब्डेनम की कमी के कारण है जो विटेपल होता है। और ये सामान्यतः अम्लीय मृदा में होता है। कौन सी मृदा में होता है स्टूडेंट्स? अम्लीय मृदा में होता है। अम्लीय मृदा होती है उसके अंदर है फूल गोभी में विटेपल होता है जो अम्लीय मृदा में मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। अब बात करें अपन ब्राउनिंग की, यहाँ जिसको अपन भूरापन भी बोलते हैं। ब्राउनिंग को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? भूरापन। जो ब्राउनिंग या भूरापन होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है बोरॉन की कमी के कारण। कौन से किसके कारण होता है? फूल गोभी में ब्राउनिंग होता है स्टूडेंट्स, वो बोरॉन की कमी के कारण होता है। और ये है सामान्यतः सारी मृदाओं के अंदर अधिक होता है। कौन सी मृदाओं के अंदर? सारी मृदाओं में अधिक, सारी मृदाओं में अधिक। जो अपनी सारी मृदाएं होती है, एसिडिक सॉइल होती है, उनमें वो फूल गोभी में ब्राउनिंग होता है वो अधिक होता है। और जो फूल गोभी में विटेपल होता है वो अम्लीय मृदा में अधिक होता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? जो विटामिन ए होता है अपना रेटिनॉल या कैरोटिनॉइड होता है, उस रेटिनॉल या कैरोटिनॉइड का अपन को क्या बताना है? स्रोत बताना है कि विटामिन ए वो किस में पाया जाता है। विटामिन ए के मैं रासायनिक नाम की बात करूं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल या कैरोटिनॉइड। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो अपने रेटिनॉल या कैरोटिनॉइड होता है। और अगर अपन इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन ए होता है वो सर्वाधिक आम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स? सर्वाधिक है वो आम में पाया जाता है। उसके अलावा अपन और बात करें तो उसके अलावा पपीता में है वो पाया जाता है। आम के अलावा पपीता में पाया जाता है। उसके अलावा जो अपना बथुआ होता है, बथुआ की पत्तियों में भी है वो, बथुआ में भी पाया जाता है। गाजर के अंदर भी पाया जाता है। तो इनमें है ये है जो विटामिन ए का क्या है? अच्छा स्रोत है। आम है, पपीता, बथुआ, गाजर, ये सब क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर अपन को है जो गाजर है वो क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। उसके बारे में भी अपन को है वो ध्यान रखना है। गाजर भी है वो अच्छा स्रोत है। उसके अलावा पपीता भी अच्छा स्रोत है और आम भी अच्छा स्रोत है। लेकिन इसमें पूछा है सबसे ज्यादा तो किसमें पाई जाती है? आम में पाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आम में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, बथुआ में पाया जाता है, गाजर में है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल किस फल का है? अपन को बताना है स्टूडेंट्स कि राजस्थान के अंदर है सर्वाधिक उत्पादन और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल होता है वो किस फल का होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल है वो संतरा का है। किसका है? संतरा का। संतरा की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो संतरा का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है स्टूडेंट? संतरा का जो बोटनिकल नेम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा होता है। क्या होता है? बोटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलेटा होता है। इसके अगर अपन कुल की बात करें, फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है रूटेसी। कौन सी होती है स्टूडेंट्स? रूटेसी होती है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 2n बराबर 18। कितने होते हैं? 2n बराबर 18। उसके अलावा अपन बात करें पपीता की तो पपीता का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है कैरिका पपाया। पपीता का क्या होता है स्टूडेंट्स? कैरिका पपाया होता है। कुल कैरिके से होता है। उत्पत्ति स्थल है इसका वो उष्ण अमेरिका या मैक्सिको होता है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 18 होते हैं। अनार का बात करें तो अनार का वानस्पतिक नाम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। कुल होता है प्यूनिकेसी और इसका उत्पत्ति स्थल होता है अनार का होता है ईरान। कहाँ होता है? ईरान। केला की बात करें तो केला म्यूसा पैराडिसिका कुल म्यूजेसी होता है। ये अपन वो है वो ध्यान रखने हैं।
बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बाग लगाने की सर्वश्रेष्ठ व प्रचलित विधि है। अगर मैं बाग लगाने की विधियों की बात करूं तो इसमें पहली विधि आती है अपना वर्गाकार विधि है। इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की दूरी होती है वो बराबर होती है। इसमें पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी और जो पादप से पादप की दूरी होती है वो बराबर होती है। उसके अलावा अपन बात करें कि ये है जो मैदानी भूमि या समतल भूमि में और चार्ट की सबसे प्रचलित और समतल भूमियां होती है। समतल भूमियों में और चार्ट की सबसे प्रचलित विधि है कौन सी? में प्रचलित व सर्वश्रेष्ठ विधि है, प्रचलित व सर्वश्रेष्ठ। उसके अलावा अपन आयताकार की बात करें स्टूडेंट्स तो आयताकार विधि होती है, ये प्रचलित और सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। राजस्थान में है सामान्यतः वर्गाकार विधि से ही है वो बाग लगाए जाते हैं और चार्ट स्थापित किए जाते हैं। आयताकार की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो आयताकार में भी है पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी होती है वो समान नहीं होती है। इसमें रो टू रो डिस्टेंस तो समान होती है लेकिन पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो कम होती है। और अगर अपन बात करें आयताकार विधि से, आयताकार विधि में है सामान्यतः वर्गाकार विधि की अपेक्षा है वो अधिक पौधे लगाए जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं पंचवर्षीय विधि, इसको अपन क्वीन कस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन कस। यहाँ इसको अपन पूरक विधि भी बोलते हैं, पूरक विधि, यहाँ जिसको अपन फिलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलर मेथड। इसमें क्या करते हैं अपन पंचवर्षीय जो इसमें जो क्वीन कस विधि होती है, क्वीन कस में अपन क्या करते हैं चारों पादपों के बीच में है वो एक अस्थायी पौधा लगाया जाता है। क्या करते हैं अपन चारों पादपों के बीच में, चारों पौधों के बीच में, पौधों के मध्य में एक अस्थायी पूरक पौधा लगाते हैं, फिलर प्लांट लगाते हैं, पूरक पौधा लगाते हैं, पूरक पौधा लगाते हैं। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक अस्थायी पौधे हैं वो कौन सी विधि में लगाए जाते हैं तो सर्वाधिक अस्थायी पौधे हैं वो पंचवर्षीय है यहाँ पे जिसको अपन क्वीन कस बोलते हैं। तो इसमें है सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगाए जाते हैं। क्या? सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगाए जाते हैं, सर्वाधिक अस्थायी पौधे। इस विधि में क्या करते हैं जो अपने वर्गाकार विधि होती है जिसमें चार पौधे होते हैं उनके बीच में अपन एक पूरक पौधा लगा देता है। अगर मान लो कोई फल वृक्ष का अपन ने ऑर्चार्ड स्थापित किया है जिसमें फल है वो 6 वर्ष बाद में या 7 वर्ष बाद में आएंगे तो उसके बीच में अपन उपज प्राप्त करने के लिए क्या कर देते हैं अस्थायी पूरक पौधा लगा देते हैं जो क्या होता है अपन को उपज प्राप्त करता है। और जैसे ही फल वृक्ष जो अपना मेन ऑर्चार्ड है उसमें फलन होना शुरू होगा तो अपन अस्थायी पादपों को है वो हटा देंगे। तो इसमें वो सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगते हैं। जो वर्गाकार विधि होती है वर्गाकार की तुलना में लगभग दुगुने पौधे लगते हैं। क्या? दुगुने। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्गाकार विधि की तुलना में दुगुने पौधे है वो किस विधि में लगते हैं तो पंचवर्षीय योजना में, जो पंचवर्षीय योजना क्या पंचवर्षीय जो विधि है इसके अंदर है वो लगते हैं। उसके अलावा बात करें तो इसमें सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगते हैं। फिर अपनी आती है षट भुजाकार विधि। अगर मैं स्टूडेंट षट भुजाकार विधि की बात करूं तो इसमें वर्गाकार की तुलना में वो 15% पौधे अधिक लगते हैं। वर्गाकार की तुलना में 15% पौधे अधिक लगते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे अधिक है वो किस विधि में लगते हैं तो ये अपन को है षट भुजाकार में लगते हैं। और मैं इसकी षट भुजाकार की बात करूं तो इसका प्रयोग है सामान्यतः अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए करते हैं। किसमें करते हैं? अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में करते हैं, यानी कि उच्च सघनता से जो अपन पौधरोपण करते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं, उच्च सघनता से पौधरोपण करने में षट भुजाकार विधि का प्रयोग करते हैं। तो राजस्थान में बाग लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि है। जैसे R×R और P×P की जो डिस्टेंस होती है वो लगभग बराबर होती है। इसमें एक वर्ग का निर्माण होगा, इसमें आयत का निर्माण होगा और इसमें वर्गाकार की तुलना में पौधे अधिक लगते हैं। पंचवर्षीय में लगभग दुगुने लगते हैं, सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगते हैं। और षट भुजाकार में सर्वाधिक स्थायी पौधे लगते हैं। यह भी अपन को ध्यान रखना है, सर्वाधिक स्थायी। क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक स्थायी पौधे कौन सी विधि में लगते हैं तो षट भुजाकार विधि में है वो लगते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि किस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं।
15% पौधे अधिक किस विधि में लगते हैं? तो अपन ने बताया था षट भुजाकार विधि में लगते हैं। कौन सी विधि में लगते हैं स्टूडेंट्स? जो षट भुजाकार विधि होती है इसमें है वो पौधे है वो वर्गाकार की अपेक्षा अधिक लगते हैं। इसका प्रयोग अपन अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए करते हैं। किसमें करते हैं? अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए शहर के समीप जो बगीचे होते हैं, महंगी जमीनें होती हैं, वहां पर फल वृक्ष लगाने के लिए अपन इस विधि का उपयोग करते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? अगर मैं बात करूं प्याज की, एलियम सेपा की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एलियम सेपा में मुख्यतः दो प्रकार के है वो फिजिकल डिसऑर्डर होता है। एक तो होता है अपने प्याज के अंदर बोल्टिंग होता है, और जो बोल्टिंग होता है वो क्या होता है कि पुष्पन से पहले है वो समय से पहले वो पुष्प कलिका निकल जाती है। और दूसरा होता है अपने वो है भंडारण के समय जड़ों का निकलना, या भंडारण के समय क्या होता है? अंकुरन होता है। अगर मैं प्याज की बात करूं स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं प्याज की, और अगर मैं प्याज में फिजिकल डिसऑर्डर की बात करूं तो पहला इसमें फिजिकल डिसऑर्डर है प्याज के अंदर, वो है बोल्टिंग। कौन सा है स्टूडेंट्स? बोल्टिंग। अगर अपन बोल्टिंग की बात करें कि बोल्टिंग क्या होती है, तो बोल्टिंग होता है कि समय से पहले पुष्प कलिका निकल जाना। जो प्याज होता है उसके अंदर अगर समय से पहले पुष्प कलिका निकल जाती है तो कंद का निर्माण है वो अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो समय से पहले पुष्प कलिका का निकलना, बोल्टिंग क्या होता है? समय से पहले पुष्प कलिका का निकलना। जो पुष्प कलिका का निकलना, समय से पहले पुष्प कलिका का निकलने के कारण पुष्पन की क्रिया तेज हो जाएगी और कंद का निर्माण है वो नहीं होगा। इसका कारण क्या है? अगर मैं बोल्टिंग के कारण की बात करूं तो बोल्टिंग का कारण होता है अधिक तापमान। जो हाई टेम्परेचर होता है, अधिक तापमान होता है, उसके कारण है वो बोल्टिंग होता है। दूसरा अगर अपन फिजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो वो है भंडारण के समय जड़ का निकलना। क्या है? भंडारण के समय जड़ का निकलना। भंडारण के समय जड़ निकलना, यहाँ पर अपन जिसको बोल सकते हैं कि भंडारण के समय क्या होता है? अंकुरन होता है। तो भंडारण के समय अंकुरन को रोकने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? मैलिक हाइड्रोजाइड रसायन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जो मैलिक हाइड्रोजाइड रसायन होता है उसका प्रयोग करते हैं, जिसको अपन एमएच भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? मैलिक हाइड्रोजाइड, यहाँ जो अपना एमएच होता है उसका है अपन वो प्रयोग करते हैं। और मैं अगर बात करूं मैलिक हाइड्रोजाइड की बात करूं तो इसकी अपन मात्रा लेते हैं, वो लेते हैं लगभग 1000 से 2000 पीपीएम। कितनी लेते हैं? 1000 से 2000 पीपीएम लेते हैं। और इसके अगर मैं व्यावसायिक नाम की बात करूं तो स्प्राउट स्टॉप है इसका व्यावसायिक नाम है। मैलिक हाइड्रोजाइड की मैं व्यावसायिक नाम की बात करूं, व्यावसायिक नाम की बात करूं, कॉमर्शियल नेम की बात करूं, तो मैलिक हाइड्रोजाइड का व्यावसायिक नाम है वो है स्प्राउट स्टॉप। क्या है? स्प्राउट स्टॉप। स्प्राउट स्टॉप। और इसकी मैं अगर मात्रा की बात करूं कि कितनी मात्रा लेते हैं, तो अपन लेते हैं लगभग 1000 से 2000 पीपीएम। कितनी लेते हैं स्टूडेंट्स? 1000 से 2000 पीपीएम लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन लेते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया कि भंडारण में प्याज के अंकुरन को रोकने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करेंगे? मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करेंगे, जिसका व्यावसायिक नाम है स्प्राउट स्टॉप। इसकी मात्रा लेंगे अपन 1000 से 2000 पीपीएम। उसके अलावा एक और प्याज के अंदर फिजिकल डिसऑर्डर होता है जो होता है बोल्टिंग। बोल्टिंग होता है वो होता है समय से पहले पुष्प कलिका का निकलना, और इसका कारण होता है वो होता है उच्च तापमान। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है वर्षा उपहार किसकी किस्म है? वर्षा उपहार की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो वर्षा उपहार जो अपनी किस्म है वो भिंडी की है। किसकी है? वर्षा उपहार है वो भिंडी की है। और अगर मैं परभनी क्रांति की बात करूं, परभनी क्रांति, तो परभनी क्रांति भी किसकी किस्म है स्टूडेंट्स? भिंडी की है। भिंडी एब्लोमस्कस एस्कुलेंटम को लेता है इसका मालवेसी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मूल रूप से किन्नू क्या है? अपन को बताना है जो किन्नू होता है, किन्नू एक फल होता है, वो मूल रूप से है वो किसका है? क्या है? तो किन्नू होता है वो मूल रूप से संतरा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? किन्नू होता है वो मूल रूप से मैंडेरिन होता है, यहाँ संतरा होता है। क्या होता है? जो मैंडेरिन या संतरा होता है वो किन्नू है, मुख्य रूप से मैंडेरिन या संतरा होता है। उसके अलावा मैं बात करूं स्टूडेंट्स की किन्नू है वो किसके संकरण से विकसित किया गया है? तो सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियोलस से है वो डेलिसियोल से है, डेलिसियोलस से है वो संकरण से विकसित किया गया है। जो किन्नू होता है अपना फल, किन्नू फल होता है स्टूडेंट्स, ये सिट्रस डेलिसियोसस तथा सिट्रस नोबिलिस के संकरण से वो तैयार किया गया। किससे तैयार किया गया है? सिट्रस
सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियोलस। सिट्रस नोबिलिस तथा सिट्रस डेलिसियोलस। डेलिसियोलस डेलिसियोलस ये तो सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियोलस के संग्रह से है वो किण्व तैयार किया गया है। ये संतरा होता है, मैंडेरिन होता है, मूल रूप से मैंडेरिन होता है, फिर वो इसका एक अलग फल रूप भी है। अब बात करते हैं अपन किस विधि में सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगते हैं। तो अपन ने पीछे पढ़ा है कि सर्वाधिक अस्थायी पौधे किसमें लगते हैं, पंचवर्षीय, या इसको अपन क्वीन कस बोलते हैं। इसके अंदर है वो सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगते हैं, वो पूरक पौधे लगते हैं। कौन से पौधे लगते हैं, पूरक पौधे लगते हैं। अगर मैं पूरक पौधों की बात करूं तो ये अस्थायी होते हैं और ये अपन को है अधिक आर्थिक फायदा पहुंचाने वाले पौधे होते हैं। ये ऊंचाई में भी क्या होते हैं, कम होते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है कि किस विधि में सर्वाधिक स्थायी पौधे लगाए जाते हैं। मैं अगर सर्वाधिक परमानेंट प्लांट्स की बात करूं, स्थायी पौधों की बात करूं, तो छठ भुजाकार में लगते हैं। कौन सी विधि में लगते हैं, जो छठ भुजाकार होते हैं इसमें है वो वर्गाकार की तुलना में 15% अधिक पौधे लगते हैं। वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे लगते हैं और सर्वाधिक स्थायी पौधे है वो अपने छठ भुजाकार विधि के अंदर लगाए जाते हैं। बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन है, फल फूल को झड़ने से रोकने हेतु पादप वर्धी नियंत्रक कौन सा काम में लेते हैं। अपन को बताना है कि फल और फूल होते हैं उसको झड़ने से रोकने हेतु कौन सा है वो रसायन है वो काम में लेते हैं। तो फल और फूल को झड़ने से रोकने हेतु अपन मुख्य रूप से नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं IAA इंडोल एसिटिक एसिड की, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स, मैं इंडोल एसिटिक एसिड की बात करूं तो ये एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। क्या है स्टूडेंट्स, ये एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो जड़ों की वृद्धि को है वो बढ़ाता है, क्या करता है, जड़ों की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाता है। उसके अलावा ये बीज रहित फल निर्माण में भी उत्तरदायी होता है। इंडोल एसिटिक एसिड IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। ये एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। क्या है स्टूडेंट्स, प्राकृतिक ऑक्सीजन। प्राकृतिक ऑक्सीजन है जो जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। क्या करता है, जड़ों की वृद्धि, जो जड़ों की ग्रोथ होती है, जड़ों की वृद्धि होती है, इस जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। उसके अलावा मैं बात करूं और ये क्या काम आता है, तो बीज रहित फल निर्माण, बीज रहित फल निर्माण, जैसे केला हो गया, बीज रहित फल निर्माण में भी ये सहायक हो गया, जैसे अंगूर हो गया, तो उसके लिए काम आता है। अगला है अपना इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड की मैं बात करूं तो ये एक कृत्रिम ऑक्सीजन है। क्या है स्टूडेंट्स, ये एक कृत्रिम ऑक्सीजन है जो जड़ विकसित करने के लिए वो काम में आता है। किसका काम में आता है, जड़ विकसित करने के लिए काम में आता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, कृत्रिम ऑक्सीजन। कृत्रिम ऑक्सीजन है जो जड़ विकसित करता है। क्या करता है, जड़ों का विकास करता है या जड़ों को विकसित करता है, जड़ों को विकसित करता है, विकसित करता है। और क्वेश्चन आए कि जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो है इंडोल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन आए कि जड़ों के विकास से या जड़ों को विकसित करने वाला हार्मोन कौन सा है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसका उपयोग है अपन वो सामान्यतः ग्राफ्टिंग के अंदर वो जो कलम करते हैं, कलम के अंदर है वो इसका उपयोग अपन करते हैं। किसके अंदर करते हैं, जो प्लांट प्रोपोगेशन करते हैं, पादप प्रवर्धन की जो कलम विधि से अपन पौधे लगाते हैं, कलम से जड़ निकालने के लिए अपन इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग करते हैं। जिसका व्यावसायिक नाम की मैं बात करूं तो रोटेक्स हो गया, रोटेक्स है जो इसका व्यावसायिक नाम है। उसके अलावा क्विक रूट है जो इसका व्यावसायिक नाम है, क्विक रूट, क्विक रूट। तो ये होते हैं इंडोल ब्यूटारिक एसिड के व्यावसायिक नाम होते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो अगला अपना आता है नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड क्या करता है, फल व फूलों को झड़ने से रोकता है। क्या करता है, फल व फूलों को है वो झड़ने से रोकता है। जो नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड होता है अपना, ये फल और फूलों को झड़ने से वो रोकता है। उसके अलावा अपन बात करते हैं इसकी, तो इसका जो व्यावसायिक नाम होता है वो होता है प्लानोफिक्स। क्या होता है, प्लानोफिक्स। इसका व्यावसायिक नाम होता है वो क्या होता है, प्लानोफिक्स। नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड का व्यावसायिक नाम होता है वो प्लानोफिक्स होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि पौधों को पाला से बचाने हेतु H2SO4 का घोल छिड़काव करते हैं। अगर मैं बात करूं पाला, किसकी बात करूं, पाला की बात करूं तो ये दिसंबर जनवरी में पड़ता है। कब पड़ता है, दिसंबर जनवरी।
दिसंबर जनवरी। और मैं पाले की बात करूं तो सामान्यतः दिसंबर जनवरी के अंदर ये पड़ता है। और बात करूं कि पाला क्या होता है, तो दिसंबर जनवरी के अंदर जब सर्द रात्रि होती है, तो सर्द रात्रि के अंदर क्या होता है कि जो रात का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। क्या हो जाता है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, यानी कि जमाव बिंदु से वो तापमान नीचे चला जाता है। जमाव बिंदु से नीचे, जमाव बिंदु से वो नीचे चला जाता है तापमान। तो क्या होता है कि जो पादप की कोशिकाएं होती है, पादप की पत्तियां होती है, पत्तियों के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जल भरा रहता है वो जल जम जाता है। और जल के जमने के कारण ये जल का आयतन है वो बढ़ता है। जो जल होता है जब वो बर्फ में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन है वो 9% है वो बढ़ जाता है। कितना परसेंटेज बढ़ जाता है, 9% उसका आयतन बढ़ जाता है। इसके कारण कोशिका है वो मर जाती है, कोशिकाओं की झिल्लियां फट जाती है और पादप है वो सूख जाता है। उसको अपन पाला कहते हैं। और जो पाले के नियंत्रण के लिए अपन H2SO4 का प्रयोग करते हैं, वो 0.1% करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे अपन, H2SO4, जिसको अपन सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। उसके अलावा अपन इसको गंधक का तेजाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब भी बोलते हैं। तो उसका नियंत्रण के लिए अपन सल्फ्यूरिक अम्ल का है 0.1% मात्रा का है वो प्रयोग करेंगे। उसके अलावा अपन है अस्थायी जो वायु प्रतिरोधी वृक्ष भी है वो लगा सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में। और शाम के समय अपन है उत्तर पश्चिम दिशा में धुआं भी कर सकते हैं। हल्की सिंचाई भी है वो कर सकते हैं। हल्की सिंचाई करने से भी तापमान वातावरण का बढ़ जाएगा, उससे वो पाला पड़ने की संभावना है वो कम होती है। तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना है वो 2005 में की गई। कब की गई, 2005 में की गई। लेकिन मैं बात करूं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष की बात करूं कि भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा है जो राष्ट्रीय बागवानी वर्ष है वो कब मनाया गया। राष्ट्रीय बागवानी वर्ष, राष्ट्रीय बागवानी वर्ष, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष है वो कब मनाया गया, तो ये है 2012 में मनाया गया। कब मनाया गया स्टूडेंट्स, 2012 के अंदर, 2012 में राष्ट्रीय बागवानी वर्ष है वो मनाया गया। तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करूं तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना है वो 2005 में की गई। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रवर्धन में कलमों में शीघ्र मूल उत्पन्न हेतु किसका काम में लेते हैं। जो प्लांट प्रोपगेशन करते हैं उसमें अपन कलमों में शीघ्र मूल उत्पन्न हेतु कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें अपन ने वो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड होता है जो कृत्रिम ऑक्सीजन होती है, और ये है जो जड़ विकसित करने के लिए काम में लेते हैं। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड की लगभग 1500 से 2000 ppm में वो काम में लेते हैं। इसके व्यावसायिक नाम की बात करूं तो रूटेक्स, क्विक रूट, ये होते हैं इसके वैज्ञानिक इसका व्यावसायिक नाम होता है। उसके अलावा अपन बात करें तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो फलों को झड़ने से और फल और फूलों को झड़ने से रोकता है। इंडोल एसिटिक एसिड ये है जो क्या करता है, जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। उसके अलावा अपन इसकी बात करें इंडोल एसिटिक एसिड की, तो ये है बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक होता है। अब आता है ना 2,4-D। 2,4-D की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर 2,4-D का प्रयोग अपन 20 ppm से कम करते हैं, कितना करते हैं, 20 ppm, अगर 2,4-D का प्रयोग अपन 20 ppm से कम करते हैं तो ये पादप हार्मोन के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, पादप हार्मोन के रूप में कार्य करता है, पादप हार्मोन। क्वेश्चन ऐसा है, अगर 2,4-D का प्रयोग 20 ppm से कम करते हैं, 20 ppm से बिलो करते हैं तो पादप हार्मोन के रूप में कार्य करता है। और अगर अपन 2,4-D का प्रयोग 20 ppm से अधिक करते हैं, 20 ppm से अधिक, अगर 2,4-D का प्रयोग 20 ppm से अधिक करते हैं तो ये किस रूप में काम में आता है, तो अपने ये काम में आता है खरपतवार नाशी के लिए। किसके लिए, खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी काम में आता है। सामान्य तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए वो काम में आता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी है 2,4-D। जब इसकी मात्रा है अपन वो 20 ppm से अधिक लेते हैं, कितने ppm से, 20 ppm से अपन अधिक लेते हैं, तो ये अपने है वो काम में आता है इसमें खरपतवार नाशी के लिए। और 20 ppm से कम में काम में आता है पादप हार्मोन के रूप में। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा
सेकंड शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। सेकंड शिलाजीत या द्वितीय शिलाजीत। द्वितीय शिलाजीत की मैं बात करूं तो सफेद मूसली होती है। कौन सी होती है? द्वितीय शिलाजीत कौन सी होती है? द्वितीय शिलाजीत की मैं बात करूं तो सफेद मूसली होती है, जिसका बोटनिकल नेम होता है क्लोरोफाइटम बोरविलियनम। क्या होता है? सफेद मूसली की मैं बोटनिकल नेम की बात करूं तो क्लोरोफाइटम बोरविलियनम। क्लोरोफाइटम बोरविलियनम। सफेद मूसली का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? क्लोरोफाइटम बोरविलियनम होता है। इसको अपन है वो द्वितीय शिलाजीत के नाम से भी जानते हैं। उसकी फैमिली होती है वो लिलियसी होती है। कौन सी होती है स्टूडेंट्स? इसकी फैमिली की मैं बात करूं तो फैमिली होती है वो लिलियसी होती है। लिलियसी। सफेद मूसली की फैमिली कौन सी होती है स्टूडेंट्स? लिलियसी होती है। और उसके अलावा अपन बात करें कि इसके अंदर कौन सा औषधीय रसायन पाया जाता है, तो सफेद मूसली के अंदर जो औषधीय रसायन पाया जाता है वो सेपोनिन होता है। कौन सा होता है? सेपोनिन। अगर मैं औषधीय रसायन की बात करूं, औषधीय रसायन कौन सा होता है? सेपोनिन। सेपोनिन होता है। ये सामान्यतः है जो महिलाओं के अंदर दूध की वृद्धि को बढ़ाता है। उसके अलावा ये शक्तिवर्धक एक प्रकार की औषधि है। तो ये अपन को है वो ध्यान रखना है कि इसका बॉटनिकल नेम क्लोरोफाइटम बोरविलियनम होता है, को लिलियसी होता है। इसके अंदर जो सफेद मूसली होती है, इसका जो औषधीय रसायन होता है वो सेपोनिन होता है। उसके अलावा सफेद मूसली का जो अपन प्रोपगेशन करते हैं, प्रवर्धन करते हैं, वो कंदीय जड़ से करते हैं। किससे करते हैं? कंदीय जड़ों से। कंदीय जड़ों के द्वारा, कंदीय जड़ों से अपन इसका प्रोपगेशन करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि संतरे का उत्पत्ति स्तर क्या है? संतरे की मैं बात करूं तो संतरे का वानस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम था सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या था स्टूडेंट्स? सिट्रस रेटिकुलेटा। जो संतरा था अपना, संतरे का बॉटनिकल नेम क्या था? सिट्रस रेटिकुलेटा था। और इसका कुल था वो रुटेसी था। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो एटीन है। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो चीन है। तो बॉटनिकल नेम क्या हो गया? सिट्रस रेटिकुलेटा। फैमिली की बात करूं तो फैमिली होती है रुटेसी। और इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो वो होती है 18। और इसके ओरिजिन पैलेस की बात करूं तो वो होती है चाइना या चीन, उत्पत्ति स्थल है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है पिछली क्लास के अंदर टेक्निकल एरर के कारण क्लास बंद हो गई, तो ये क्वेश्चन रह गया। भारत में खजूर की तुरई अवस्था कौन सी है? अपन को बतानी है कि भारत के अंदर जो खजूर की तुरई अवस्था है वो कौन सी है। तो पहले है इसमें डोका या डोका अवस्था, या जिसको अपन खलल अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डोका या खलल बोलते हैं। ये भारत के अंदर तुड़ाई की अवस्था है। कौन सी है? भारत के अंदर अपन जो खजूर होती है उसकी तुड़ाई है सामान्यतः डोका या खलल अवस्था में करते हैं। दूसरी अवस्था है डेंग या रुतब। डेंग या रुतब। डेंग या रुतब है। इसकी जो डेंग या रुतब अवस्था होती है, इस अवस्था में विदेशों में तुड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? विदेशों में तुड़ाई। क्वेश्चन आए कि विदेशों में है वो खजूर की तुड़ाई किस अवस्था में करते हैं? तो विदेशों के अंदर खजूर की तुड़ाई होती है वो स्टूडेंट्स डेंग अवस्था में या रुतब अवस्था में करते हैं। अगली अपनी अवस्था आती है पिंड अवस्था, या जिसको अपन टेमर अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड अवस्था या टेमर अवस्था। जो पिंड अवस्था या टेमर अवस्था होती है, यह सर्वाधिक परिपक्व अवस्था होती है। कौन सी होती है? खजूर की सबसे परिपक्व अवस्था होती है यह पिंड या टेमर अवस्था होती है। डेंग या रुतब अवस्था में विदेशों में तुड़ाई करते हैं। और डोका या खलल अवस्था के अंदर अपन है वो भारत में तुड़ाई करते हैं। तो क्वेश्चन था कि खजूर की किस अवस्था की तुड़ाई है वो भारत में करते हैं। तो डोका या खलल अवस्था के अंदर अपन है भारत में करते हैं। अगर मैं खजूर की बात करूं तो खजूर का बॉटनिकल नेम होता है फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा होता है। क्या होता है? फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा। डैक्टाइलिफेरा। फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा। कुल की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो कुल होता है इसका पोमी। कौन सा होता है? पोमी होता है, या जिसको अपन एरेकेसी भी बोलते हैं। एरेकेसी। ये एक बीजपत्री फल होता है। और उसके अलावा मैं बात करूं इसमें उत्पत्ति स्थल की बात करूं तो खजूर का जो ओरिजिन पैलेस होता है वो ओरिजिन पैलेस होता है इराक। उसके अलावा मैं क्रोमोसोम नंबर की बात करूं, क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये इसमें होते हैं 2 n = खजूर में होते हैं 36। तो ये अपन को है वो ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ओलियोरेजिन किसका उत्पाद है? ओलियोरेजिन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ये तेलीय जो मसाले होते हैं उनका है वो उत्पाद होता है। जैसे ओलियोरेजिन की बात करें तो मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, इनसे है वो अपन को प्राप्त होता है। तो इसमें अपना ऑप्शन है मिर्च। मिर्च है वो ओलियोरेजिन का उत्पाद है। उसके अलावा
हल्दी है, अदरक है, ये इसके ओलियोरेजिन के उत्पाद है। ओलियोरेजिन उत्पाद है, हल्दी का हो गया, अदरक का हो गया। ये अपन को स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो है निम्न फलों में से कौन सा फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड की मैं बात करूं तो ये विटामिन सी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है स्टूडेंट्स, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से मैं बात करूं रोग की, तो कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? स्कर्वी रोग है वो होता है जिसमें मसूड़ों से खून वगैरह आने लग जाता है। उसके अलावा मैं इसके स्रोत की बात करूं तो जो अपना विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है ककड़ू फल। कौन सा होता है? ककड़ू फल। अगर मैं इसके स्रोत की बात करूं, जो ककड़ू पाल्म होता है, ये विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड का है वो सबसे अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि इसके अंदर यह 5300 मिलीग्राम पाया जाता है। ककड़ू पाल्म के अंदर विटामिन सी कितना पाया जाता है? 5300 मिलीग्राम पाया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो बारबेडोस चेरी, बारबेडोस चेरी, बारबेडोस चेरी के अंदर भी है लगभग 1000 से 4000 मिलीग्राम में वो विटामिन सी पाया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो बारबेडोस चेरी के बाद में विटामिन सी के स्रोत का नंबर आता है, वो आता है आंवला का। किसका आता है? आंवला का। आंवला के अंदर लगभग 600 मिलीग्राम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 600 मिलीग्राम पाया जाता है। बारबेडोस चेरी में लगभग 1000 से 4000 मिलीग्राम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1000 से 4000 मिलीग्राम विटामिन सी है वो पर 100 ग्राम में पाया जाता है। आंवला के अंदर 600 मिलीग्राम और ककड़ू पाम के अंदर है वो लगभग 5300 मिलीग्राम में पाया जाता है। उसके अलावा और अपन बात करें तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत में अमरूद आता है। क्या आता है? अमरूद, सीडियम गवाजावा आता है। उसके अलावा मिर्च आती है। तो ये होते हैं अपने विटामिन सी के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा है? आंवला। आंवला है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। यहाँ पर अगर आंवले के ऊपर बारबेडोस चेरी होता है तो वह सही होता है, और ककड़ू पाल्म होता है। ककड़ू पाल्म तो कम ही पूछते हैं, अपने इतना है नहीं। ककड़ू फल में जो विश्व के अंदर है वो सर्वाधिक सबसे अच्छा विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। तो अपन ने आज की क्वेश्चन के अंदर है वो लगभग अपने 25 क्वेश्चन है वो हॉर्टिकल्चर के इस क्लास के अंदर है वो सॉल्व किए। तो मुझे आशा है कि जो आज की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा है ये आपको बहुत ही क्लास है अच्छी लगी है। कमेंट करके आप रिव्यू जरूर देना कि क्लास आपको किस प्रकार की लगती है। अपने दोस्तों के पास में भी है वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।